हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 25 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो की पॉइंट्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो ये ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी ऑप्शन है 24 दिसंबर, सी ऑप्शन है 23 दिसंबर और डी ऑप्शन है 12 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यह जो दिन है यानी यह जो दिवस है, यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। यानी जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उनके क्या कुछ राइट्स हैं, उनके बारे में बताने के लिए, उन तक ये जो बातें हैं, जो नियम हैं, उनको उन तक पहुंचाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। इस दिन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसी दिन पारित किया गया था, यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये 15 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय अगर आ जाए तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है संजीव खन्ना, सी ऑप्शन है बी रामा सुब्रमण्यम और डी ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जो न्यायमूर्ति यानी कि रिटायर्ड हैं अरुण कुमार मिश्रा की ये जगह लेंगे, यानी इससे पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो थे अरुण कुमार मिश्रा। अब उनकी जगह पर वी रामा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। 1 जून 2024 से एनएचआरसी का जो पद था वो खाली था और फिर 18 दिसंबर को एनएचआरसी के लिए जो अध्यक्ष की जो बैठक हुई उसमें इनका चुनाव किया गया, इनका चयन किया गया। बैठक की जो अगुवाई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई थी। आगे अगर हम और डिटेल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। इससे पहले जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति रह चुके थे न्यायाधीश हैं अरुण कुमार मिश्रा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 जून 2024 को पूरा हो जाने के बाद ये जो एनएचआरसी का जो पद था, अध्यक्ष का जो पद था वो खाली चल रहा था, यानी वो खाली था। कार्यवाहक के रूप में जो सदस्य हैं एचआरसी की विजया भारती सयानी, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से 1 जून 2024 से ही ये कार्यभार देख रही थी। अब जाकर के प्रॉपर इनका जो अध्यक्ष है एनएचआरसी का वो बी रामा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इस पर खास तौर पर ये होता है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी किन कक्षाओं के लिए लागू की? यानी कि अभी केंद्र सरकार का फैसला आया, उन्होंने नो डिटेंशन जो पॉलिसी है वो लागू की है। तो खासकर किन कक्षाओं के लिए ये ऐसा नियम लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5वीं, बी है 8वीं, सी है दोनों और डी है ग्रेजुएशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। बात करें अब 5 और 8वीं के जो फेल छात्र हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि जो डिटेंशन पॉलिसी थी उसे खत्म कर दिया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी। अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को
प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई क्लास 5th और क्लास 8th में अगर वो फेल हो रहा है कोई भी बच्चा, तो अब उसे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। यानी पहले क्या नियम था कि अगर कोई भी क्लास 5th या 8th का कोई भी बच्चा है, अगर वो फेल हो रहा है तो उसको फेल होने के बावजूद भी अगली क्लास में उसको प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नया नियम लगाया गया है, नो डिटेंशन जो पॉलिसी है ये खत्म कर दी गई है। अब अगर कोई बच्चा 5th और 8th के क्लास में फेल होता है तो उस स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बात करें स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। यानी मान लो कि अगर कोई फेल भी हो रहा है तो 2 महीने के अंदर उसकी दोबारा परीक्षा कराने का जो मौका है वो दिया जाएगा। अगर उस परीक्षा में भी अगर वो फेल हो जा रहा है तो उसे प्रॉपर प्रमोट नहीं किया जाएगा और उसी क्लास में ही रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। यानी व्हाइट हाउस आप सभी लोग जानते हैं, व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन कह सकते हैं वो होता है व्हाइट हाउस। तो वहाँ पर जो एआई के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सीनियर पॉलिसी एडवाइजरी का जो पद था उसको किसको नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है एलन मस्क, बी ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, सी ऑप्शन है श्री राम कृष्णन और डी ऑप्शन है जॉन रैटक्लिफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री राम कृष्णन जो कि भारतीय मूल के हैं। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। यही है श्री राम कृष्णन जी। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो उपलब्धि है वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि भारतीय मूल के हैं इसीलिए इनको और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं और इनको व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी हाल ही में चुनाव जीत करके आए हुए हैं, इन्होंने 22 दिसंबर को यह घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पॉलिसी जो एडवाइजर है, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, वो श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। बात करें श्री राम कृष्णन तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनके पेशे से अगर इनका कार्य देखा जाए तो पेशे से ये इंजीनियर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता? यानी किस देश ने वीमेंस अंडर 19 जो भी हाल ही में आयोजित हुआ इसका खिताब, एशिया कप, इसका खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत ने वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है, वो भी बांग्लादेश को हरा करके। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने वीमेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। यह जो वीमेंस अंडर 19 एशिया कप है ये इसका पहला एडिशन है, यानी फर्स्ट बार ये आयोजित किया गया है और भारतीय टीम ने बांग्लादेश को अंडर 19 टीम के 41 रन से हराया। यानी बांग्लादेश की जो अंडर 19 टीम थी उसको इन्होंने 41 रन से हराया हुआ है। इसका जो आयोजन है वो 22 दिसंबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश टीम की जो कप्तान है सुमैया अख्तर, इन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग किसने की? भारत की तरफ से पहले बैटिंग की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और किसके साथ में मिलकर, यानी कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ और किसके साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ए ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है कानपुर विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और इसके साथ साथ BHU के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ
त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कब? तो 22 दिसंबर 2024 को ये हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत बीएचयू के जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है यानी आईएमएस है, उसको ज़्यादा फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक खोजबीन करने के लिए, अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए इनको ज़्यादा फंडिंग की जाएगी और टेक्निकल सपोर्ट भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इस समझौते से क्या होगा? हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड और रिसर्च जो होगी उसमें एक्सेलेंसी आएगी, यानी कि रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर को मनाया गया, इस अवसर पर किसका शुभारंभ किया गया? यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर किसका शुभारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करें तो इसके अंतर्गत किसका शुभारंभ हुआ? तो ये ऑप्शन है जागृति डैशबोर्ड, बी ऑप्शन है जागृति ऐप, सी ऑप्शन है जागो ग्राहक जागो ऐप और डी ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जागृति डैशबोर्ड, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो, इन तीनों का जो शुभारंभ है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर किया गया है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानें तो हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और साथ साथ जागृति डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया है। बात करें तो आईआईटी बीएचयू में छात्रों के द्वारा इसके लिए गहन शोध किया गया और गहन शोध के भाग के रूप में ही ये तीन जो ऐप्स हैं इनको विकसित किया गया है। जागो ग्राहक जागो जो ऐप है ये उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूआरएल के बारे में आवश्यक ई कॉमर्स जो भी जानकारियां हैं वो प्रदान करेगा और जो भी ग्राहक होंगे उनको अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है गांधीनगर, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। ये नागपुर और मानसर जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है ये इसके 1 किलोमीटर के हिस्से को डामर में 15% बायो बिटुमेन मिला करके इसे बनाया गया है। बायो बिटुमेन क्या है इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लिग्निन नामक फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से इस राजमार्ग को निर्मित किया गया है या इसका निर्माण किया गया है। आगे अगर हम बात करें इस बायो बिटुमेन से सड़क का जो निर्माण किया गया है इससे क्या कुछ होगा, तो इसके निर्माण से कम लागत आएगी, साथ ही साथ रोजगार जो है उसको सृजित किया जाएगा और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि पराली से ही जो होता है उसी के द्वारा ही बायो बिटुमेन का निर्माण किया जाएगा और पराली जो होगी उसका काम आएगा, तो उसको जलाने से जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में कमी आएगी। बात करें जो बायो बिटुमेन है ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित बायो बिटुमेन का एक स्थायी विकल्प है। इसे बायो डामर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर बायो बिटुमेन की तो यह जैव चारा, वनस्पति तेल, फसल के जो ठूंठ होते हैं, साथ ही साथ शैवाल और लिग्निन, इसी तरह के पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों से ये निर्मित होते हैं। इनके द्वारा जो कुछ अवशेष निर्मित किया जाता है उसे बायो बिटुमेन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्मीना प्रमाणीकरण तथा अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है भूपेंद्र यादव और डी ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भूपेंद्र यादव के द्वारा पश्मीना प्रमाणीकरण तथा अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने पश्मीना प्रमाणीकरण तथा अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण की सुविधा के लिए उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया है। क्योंकि पश्मीना आप सभी लोग जानते हैं, पश्मीना जो साल होती है वो एक प्रकार की जो बकरी है उसके द्वारा उसके बालों के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये साल को काफ़ी ज़्यादा महंगी जो साल है वो होती है ये।
बात करें तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। पश्मीना की अगर बात करें तो पश्मीना जो शब्द है वो फारसी शब्द पश्म से लिया गया है या पश्म से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुलायम सोना। बात करें पश्मीना की तो जो पश्मीना है ये चांगथांगी बकरी से प्राप्त होती है और ये चांगपा जो जनजाति होती है उन लोगों के द्वारा इसे पाला जाता है और उन्हीं जनजातियों के द्वारा चांगपा जो जनजाति है उन्हीं के द्वारा इस साल को बनाया जाता है। ये बुनकर प्रजाति होती है, इनको बुनकर प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है और ये खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख या के जो क्षेत्र है वहाँ पर वो भी उनके जो ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, लगभग 5000 से 6000 मीटर की जो ऊंचाई पर जो जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर ये जो बकरियाँ हैं चांगथांगी जो बकरियां हैं इनको पाला जाता है और इन्हीं के द्वारा पश्मीना जो इनके जो बाल होते हैं उन्हीं के द्वारा पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स बात करें तो इसको नियुक्त किया गया है, यानी कि स्पेशल जो पुलिस फोर्स है विशेष पुलिस बल है इसको नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है। आप सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए कि कहाँ पर ये स्थित है क्योंकि चर्चे में आया है तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। बात करेंगे डिटेल में तो उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यानी एसटीआर में सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समर्पित सशस्त्र पुलिस बल की स्थापना की है। बात करें इस पुलिस बल के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, यानी इसके अंतर्गत 131 जो पद हैं उनको भरने की या उनको सृजन करने की जो मंजूरी है वो दी गई है। यह जो विशेष बल है बल रिजर्व है इसके भीतर ये सुरक्षा बढ़ाने के लिए मौजूदा वन विभाग के जो कर्मचारी होंगे उनके साथ ये मिलकर के काम करेगा, यानी कि जो विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा ये जो वन विभाग होगा वहाँ का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का, उस वन विभाग के साथ में मिलकर के ही ये काम करेगा। बात करें तो मई 1973 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, यानी 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ये भी ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व कब आया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सिमलीपाल उड़ीसा को सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।